हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से सवाल एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछा जाएगा। यूपीएससी का जो या फिर यूपी पीसीएस पीटी जो 2024 होने वाले हैं, उनके लिए आपकी ये बेहद यूजफुल होगा। एकदम हम बहुत ही क्विक और फास्ट तरीके से रिवीजन करेंगे इस लेक्चर को। सबसे पहले आज जो मैं पॉलिटी का लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड है। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोसेस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए, कौन से आर्टिकल अनुच्छेद में संविधान में बनाया गया है। दूसरी चीज़ें प्रोविज़न क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए। ये सभी चीज़ों को देखते हुए हम बात करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले मैं ओपन कर रहा हूँ एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी को लेकर के। देखिए, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं अमेंडमेंट के लिए, तो ये दरअसल आपका आर्टिकल 368 में दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं और पार्ट 20, डबल एक्स का मतलब होता है 20, ये रोमन अंक में लिखा गया है। जो पार्ट डिवाइड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये रोमन अंक में डिवाइड किया गया है, राइट। और ये जो हाउस है, हाउस के दोनों सदनों में लाया जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि राज्य विधानसभा में लाया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना है आर्टिकल आर्टिकल 368 के अंतर्गत, तो कुछ कंडीशंस रखी गई है। उस कंडीशन के आधार पे किया जाता है। जो इनिशिएटेड किया जाता है केवल केवल जो इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में किया जाता है, और ना ही कि आपका स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं किया जाता। इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ये मिनिस्टर भी कर सकता है और प्राइवेट मेंबर भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है। दूसरी ये भी चीज़ है, ये प्रायर रिक्वायर, मतलब इंट्रोड्यूस करने से पहले राष्ट्रपति का अनुमोदन या फिर सहमति लेने की ज़रूरत नहीं है, बाद में लिया जा सकता है। 2 पॉइंट हो गया। तीसरी चीज़ है पास। जब पास करना होता है तो स्पेशल मेजोरिटी से किया जाता है, जो दोनों हाउस से होते हैं। 2/3 जो टोटल प्रेजेंट होते हैं, उसका 2/3 के आसपास होना चाहिए। और एक बिल को पास करने के लिए हर एक हाउस को सेपरेटली जो कि पास करना पड़ता है। इसके बाद अगर डिस्प्यूट हो जाए तो इसमें कोई प्रोविज़न नहीं है कि जॉइंट सिटिंग बुलाया जाए, ठीक है। तो इस वजह से कह सकते हैं लोकसभा राज्यसभा का जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए अंडर 368 आर्टिकल के तहत, उसमें दोनों का पावर बराबर है। दूसरी चीज़ है, ये बिल क्या देखती है, अमेंड द फेडरल प्रोविजन। अगर मान लीजिए फेडरल प्रोविजन के आधार पे अगर कोई चीज़ करना है, तो उसमें आपको सिंपल मेजोरिटी से कम 1/2 स्टेट्स का सहमति लेना बड़ा ज़रूरी है। अब विधिवत इसको पास कर देने पे प्रेसिडेंट का असेंट लिया जाता है। और प्रेसिडेंट के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो अपना असेंट दे, उसमें कोई वीटो पावर नहीं यूज कर सकता। आफ्टर प्रेसिडेंट बिल बिकम, ये एक्ट हो जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंडर्ड रिकॉर्डेड इन द टर्म। अब आगे आकर के बात करते हैं टाइप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। दरअसल जो आर्टिकल 368 है, ये दो तरह के प्रोविजन की बात करता है संविधान को अमेंडमेंट करने के लिए, ठीक है। पहला होता है सिंपल मेजोरिटी और दूसरा होता है आपका स्पेशल मेजोरिटी। लेकिन जनरली ऐसा देखा जाता है कि तीन तरह से अमेंडमेंट किया जा सकता है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी विद कम से कम आधे राज्यों की सहमति लेना जरूरी, तीन तरह से। लेकिन जो संविधान के अनुच्छेद में 360 में लिया गया है, दो तरह का है। किस तरह का? दो तरह का। सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी से कौन कौन से बिल पास किए जा सकते हैं, कौन से नहीं किए जा सकते, यहाँ पे दिया गया। अगर आपसे बोला जाए कौन सा ऐसा बिल है जो सिंपल मेजोरिटी से पास किया जा सकता है, तो जैसे कोई नए राज्य को बनाना हो, या फिर कोई एक राज्य को कट करके दूसरा बनाना हो, या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है उसको क्रिएशन करना हो या अबोलिशन करना हो, या सेकंड शेड्यूल जो हमारा 12 शेड्यूल है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनमें जो सेकंड शेड्यूल है उसको जो अमेंडमेंट करने के लिए, उसके लिए पार्लियामेंट में जो कोरम होती है 1/10, इसको अमेंडमेंट करने के लिए सैलरी वगैरह जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं उसके लिए, रूल बनाना पार्लियामेंट के लिए, उसके लिए प्रिविलेजेस कमेटी के लिए, यूज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से, नंबर ऑफ द पॉलिसीज जज कितने होंगे सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए, कन्फर्म मोर जूरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पावर के लिए, ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, सभी चीज़ों के लिए आपका सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है। सिटीजनशिप के लिए
इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए सिंपल मेजोरिटी, यूनियन टेरिटरी के लिए फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए उसको, सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको भी सिंपल मेजोरिटी से पास किया जा सकता है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे अगर स्पेशल मेजोरिटी की बात करते हैं तो स्पेशल मेजोरिटी में वो बिल जो आपका सिंपल मेजोरिटी में नहीं आते हैं उस चीज़ को लेकर। दूसरी बात है स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट का कंसेंट लेने के लिए जो फेडरल फीचर्स की बात करेंगे उसके लिए ज़रूरी होता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, आप उसको रट्टा मारो, जिंदाबाद के लिए प्रोविज़न है। क्रिटिसिज्म कुछ किया जाता है इनके कॉन्टेक्स्ट में लेकर के, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हम प्रीलिम्स फोकस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन की बात करेंगे अब हम, क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन में। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में ये कह रहा है कि 78 में हुआ, जी बिल्कुल, कहा कि ऑल डायरेक्टिव प्रिंसिपल बिन प्रेफर द ओवर फंडामेंटल राइट अब मेंशन अंडर आर्टिकल 19। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है 19 मिनरवा में से केस में 1980 में प्रेफरेंस गिवन से ओनली द डायरेक्टिव प्रिंसिपल अंडर आर्टिकल 39 एंड 30B एंड C को कॉन्टेक्स्ट में दिया गया अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है आर्टिकल 14 एंड 19। देखिए स्टेटमेंट में कहने की कोशिश क्या कर रहा है कि हमारा एक फंडामेंटल राइट होता है और दूसरा एक DPSP होता है। DPSP आपका पार्ट 4 में मेंशन किया गया है और आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। फंडामेंटल राइट हमारा पार्ट जो है कि 3rd में मेंशन किया गया है और आर्टिकल आपका 12 से लेकर के 35 के बीच में किया गया। फंडामेंटल राइट हमारा जस्टिसेबल है और कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को नहीं इन्फोर्स किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मिनरवा में केस 19 और 80 में ये बोल दिया कि अगर आप आर्टिकल 39 C और B के अंतर्गत वायलेशन होता है आपका आर्टिकल 14 और 19, तब हम जो कि इसको जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं और जुडिशरी की तरह इसको इन्फोर्स कर सकते हैं। दैट्स व्हाई यू कैन से बोथ ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन C वुड बी करेक्ट। अब आगे आकर के बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। कह रहे हैं इनमें से कौन सा सही है। कह रहे हैं आर्टिकल 368 के बारे में कह रहे हैं कि अमेंडेड बाय द 42 1971। उसके बाद आर्टिकल 36 अमेंडेड बाय द, बिल्कुल सही है क्योंकि आर्टिकल 368 अमेंडमेंट किया गया 24वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू और 101 जो आपका GST से रिलेटेड है। बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। द प्रेसिडेंट पावर ऑन द बीटो पे बात करते हैं अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए दूसरी चीज़ ये है कि वर्ड सैलो द कंसेप्ट के बारे में करेंगे। प्रेसिडेंट पावर ऑफ टू बीटो ये बिल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन अवे द सब्स्टिट्यूट। अब ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ये बोल दिया गया कि सुप्रीम प्रेसिडेंट का जो बीटो पावर काम नहीं करेगा, क्योंकि बीटो पावर आर्टिकल कौन से में मेंशन किया गया है प्रेसिडेंट का 1111। तो ये आपका अगर देखना है तो आप इसको कंसीडर करेंगे, आप आसान लैंग्वेज में एक सेकेंड बोल सकते हैं C जो 744 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कह रहा है, एक सेकेंड टाइम दीजिएगा मैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिल मस्ट पास बाय द ईच हाउस इंडिया पार्लियामेंट सेपरेटली बाय द स्पेशल मेजोरिटी। हम सभी को पता है आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात करता है ये PCA 2007 और IA 2003 में सवाल किया गया है। अब आगे चल करके बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। ये कह रहा है भारत का संविधान जो अमेंडमेंट या संशोधन किया जाता है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत। ये हमें 368 के अंतर्गत मिलता है। हमें पता है 356 आप प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं, ये भी नेशनल इमरजेंसी के बाद नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है और ये जो है कि आपका नेशनल इमरजेंसी की बात करता है और 356 आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी की बात करता है। फिर सेम सवाल कर रहा है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत इसको अमेंडमेंट किया जाता है संविधान को। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन इनिशिएटेड। ये कह रहे हैं कि जब अमेंडमेंट करना होता है संविधान को कौन से हाउस में इनिशिएटिव किया जा सकता है। दोनों हाउस में किया जा सकता है, इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ में किया जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कह रहे हैं ये बिल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंटेड किस में किया जाता है? सेम क्वेश्चन, आइदर हाउस ऑफ, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में किया जाता है। एन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड किस में किया जा सकता है? लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी किया जा सकता है। तो 1 एंड 2 वुड बी करेक्ट। IS 1999 में सवाल किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया जाता फॉलोइंग टॉपिक रिक्वायर कंसेंट ऑफ द हाल्फ हिस्ट्री। करे कौन सा इनमें दिया गया है? 1 2 3 4 कौन सा ऐसा इसमें है कि जिसमें आधे राज्यों की 1/2 राज्यों की सहमति जरूरी है? हमने कहा था जो फेडरल प्रोविजन की बात करेंगे। पहला देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट लीजिए, प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये नहीं है। न्यूली स्टेट, ये भी नहीं है क्योंकि ये सिंपल मेजॉरिटी। अब 4 को देख लीजिए कहाँ कहाँ पे है, एलिमेंट करके ऑप्शन ए को मार्क करिए। ये चलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। विच आर द फॉलोइंग मैटर ऑन द विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पॉसिबल ओनली विद द रेटिफिकेशन द स्टेट। अब ये कह रहे हैं कौन कौन सा ऐसा ऐसे प्रोविजन है जो संविधान में अमेंडमेंट करने के लिए 1/2 राज्यों की सहमति जरूरी है। सेम क्वेश्चन जो पिछला मैंने अभी बात किया है उस चीज़ को कंसीडर करें। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा है। इनमें कह रहा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए संविधान और इनिशिएट किया जा सकता है लोकसभा में ओनली। ये बिल्कुल गलत है। यूपीएससी का ही सवाल होगा ऐसे शब्दों का, यूपीएससी 2013 का, जहाँ पे ओनली मस्ट लग जाता है उस स्टेटमेंट को आपको गलत मानना है। बी में कह रहा है कि इफ द अमेंडमेंट सीक द चेंज फेडरल स्ट्रक्चर इज आल्सो रिक्वायर रेटिफाइड ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द ऑल स्टेट। ऑल की बात कर रहा है, ओनली ऐसे अगर स्टेटमेंट देते हैं तो उनको अब गलत मानना। हमने कहा ओनली, यहाँ पे देख सकते हो गलत है। ऑल की बात करते हैं, ये भी गलत है। अगर ऐसे स्टेटमेंट वर्ड आए कोई स्टेटमेंट में तो मस्ट बी मार्क एज ए रॉन्ग क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन आर्टिकल 368 2 मंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मेंशन। 2 मेथड मेंशन, बिल्कुल बिल्कुल 2 मेथड है, सिंपल और स्पेशल मेजॉरिटी। बिल्कुल एक देखिए कहाँ कहाँ पे दिया गया उसको आइडेंटिफाई करिए। सी पे नहीं है और डी पे नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हो आपका बी और ए में होगा। कह रहे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का इनिशिएटेड ओनली लोकसभा, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ये गलत, बी सही होगा क्योंकि आगे हमें बढ़ने की ज़रूरत नहीं। बहुत फास्ट फॉरवर्ड में चल रहे हैं हम। कह रहे हैं कि वन वॉज द फर्स्ट बिल अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया। पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब लाया गया तो 9th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। याद करिए 51 56 कब में लाया गया? तो हमें जहाँ तक याद है 51 में लाया गया, ठीक है। इसके बाद इन इवेंट ऑफ द अपर हाउस रिजेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास बाय द लोअर हाउस, बिल ड्रॉप हो जाएगी क्योंकि इसमें ज्वाइंट सेशन का मेथड नहीं है जो आर्टिकल 108 में दिया गया। अगर आपकी बात करें ज्वाइंट सेशन की, अगर बात करते हैं, ठीक है, सेशन की जब बात करते हैं तो ये आर्टिकल 108 में मेंशन किया गया है। ये चीज़ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 60, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास 1951 में, बिल्कुल सही है। ये जो है कि प्रोटेक्शन एग्रेरियन रिफॉर्म जो 9th शेड्यूल में जोड़ा गया, यहाँ पे देख सकते हो 9th शेड्यूल, तो यहाँ पे लिखा गया है, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दे रहा था। 9th शेड्यूल किससे है? पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया। आइए 2003 का सवाल है, तो ऑप्शन ये वुड भी सही। 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या डील करता है? इस बारे में देखिए, जॉब रिजर्वेशन की ये सब कोई बात नहीं है। इसमें कहता है फ्री कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन एज 6 to 12 की बात करता है। और भी चीज़ें इसमें बात की गई है, उसको आगे चल करके हम बात करेंगे। देखो, राइट टू एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया गया 68 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू 2010 में। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब लाया गया था? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में लाया गया था, ठीक है। और इसने आर्टिकल 21A में जो कि उसको भी कंपलसरी बना दिया। क्वेश्चन नंबर 20 का है, बाई विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ओबीसी हैव बीन गिवन 27% रिजर्वेशन 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जो कि लाया गया। अब आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। लिस्ट फॉलोइंग द मैच के बारे में बात किया है।
हम इसको सीधे सॉल्यूशन पे चल करके बात करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बट क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कई चीज़ें लाई गई तो हम उसको नहीं बात करेंगे। आइए सीधे अलग आगे चलते हैं। यहाँ पे भी प्रोविज़न दिया गया है, तो इस पर बात नहीं करेंगे। ऐसे क्वेश्चन से टाइम वेस्ट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट डील जुडिशरी अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, 99 की बात करते हैं, जिसमें NJAC लाया गया था। और 100 आपका इंडो बांग्लादेश लैंड बाउंड्री की बात करता है। इज दैट क्लियर? ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ड जो जोड़ा गया कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू? 42, 43, 44 इसके अंतर्गत। ये 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू 2011 में कोऑपरेटिव सोसाइटी को लिया गया। ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। मेंस पीछे 2016 में पूछा गया है सवाल, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दिल्ली बिकम यूनियन टेरेटरी? 1969। इसके लिए 1991 में किया गया। ठीक है, इस चीज़ को कंसीडर करेंगे आप। अब आगे चलते हैं, कह रहे हैं कि वही कन्वर्ट यूनियन टेरेटरी। अब देखिए 69 जो 1991 में किया गया। विच आर द फॉलोइंग अ बैंड फ्लोर क्रॉसिंग बाय द, अब ये करे देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ की बात कर रहा है। वर्ड घुमा दिया है, शब्द घुमा दिया, आपको फंसा करके रख दिया है। ये सीधे बात कर लेता है एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया? 52 नकब 1985 में। यहाँ पे देख सकते हो ये 10th शेड्यूल जोड़ दिया है शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसने एंटी डिफेक्शन लॉ ले दिया। यहाँ पे बैन फ्लोर क्रॉसिंग के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर रहे हैं अब यहाँ पे हम। कह रहे हैं विच आर द फॉलोइंग डिफेक्शन को लेकर के एंटी डिफेक्शन लॉ को 52 1985 में, फिर एंटी डिफेक्शन की बात कर रहा है कब है? 52। ठीक है, अब देखिए एंटी डिफेक्शन की 52 है ना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कब लाया गया था? 1985। अप्लाई कब किया गया इसको? फरवरी 5। PCS में सवाल पूछा है इसलिए मैं इतना मेंशन कर दे रहा हूँ। 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? डिफेक्शन से। UP UDA LDM पूछा गया। अब तो ये एग्जाम ही नहीं होता है, योगी बाबा आए हैं, सब सफाया किए हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अथॉरिटेटिव टैक्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी ऑथराइज पब्लिश बाय विच आर द फॉलोइंग। ये आपका 58 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू लाएगा। विच आर द फॉलोइंग अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू लोअरिंग द एज ऑफ द वोटर? 21 से कितना एज कर दिया गया? 18। 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू लाएगा। देखिए 21 से घटा के 18 कर दिया गया। वोटिंग एज क्या है आपकी? 21 है, लेकिन इसको 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इसको 18 साल के ऊपर के आप एडल्ट हैं, वोट कर सकते हो। 18 साल की उम्र में आप सरकार चुन सकते हो लेकिन शादी नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिड्यूस द एज 61 कब लाया गया था? 88 में। ये एज की बात कर रहे हैं 61। बी सी ऑप्शन सही है। फिर आगे देखते हैं 79 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिलेटेड किससे है? ठीक है, रिजर्वेशन द SC ST लोकसभा में भी, लोकसभा में स्टेट लेजिस्लेचर में SC ST के लिए जो कि सीट की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में का प्रोविजन रिजर्वेशन सीट अभी हमने बात किया। 79 बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लाई। अब बताइए कब का लाया गया, कैसे लाया गया? सर्टेन फीचर कॉन्स्टिट्यूशन इसेंशियल कान बीट अब्रोगेट, बिल्कुल सही है। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ऑप्शन यही सही है, हमने जो बोल दिया। एक केशवानंद भारती केस में लाया गया 1973 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। केशवानंद भारती केस इंपॉर्टेंट है, क्यों? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। PCS 2005 में सवाल किया गया है। आइए बहुत फास्ट फॉरवर्ड चले। सुप्रीम कोर्ट में बेसिक स्ट्रक्चर कब लाया गया? अब ये भी हमें पता होने केशवानंद भारती के 1970 थ्रू। फिर उसके बाद इंडिया कंप्लीट अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। पार्लियामेंट के पास पावर है, कंपटेंट अमेंडमेंट कर सकती है। द लोअर द पर सुप्रीम कोर्ट अमेंडेड द फर्स्ट टाइम
केशवानंद भारती केस कौन से गोलकनाथ में किस में किया? तो ये आपका देखिए गोलकनाथ में किया था। फिर उसके बाद अगला है कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर क्या है? ठीक है, एक्सटेंशन एग्जीक्यूटिव पावर। अब एक अनमैच्ड की बात कर रहे हैं, ये हालांकि टाइम वेस्ट होगा, हम मोस्टली डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब सिलेबस कवर कर लिए हैं। ट्रिम द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये बहुत ढेर सारा अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाता है। कभी होता है 76 में आफ्टर इमरजेंसी के दौरान होता है। वाई विच ऑफ द अकाउंट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉरेस्ट ट्रांसफर? देखिए जो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, सॉरी 42 जो होता है, वो 5 सब्जेक्ट को स्टेट से कंकरेंट लिस्ट में जो है कि ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, देखिए फॉरेस्ट, एजुकेशन, प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ, बर्ड एंड वेट जो माप तौल होता है उसको यहाँ से स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया है। ये कहाँ पे लिस्ट की बात करता है? 7th शेड्यूल में बात करता है। 3 शेड्यूल है, यूनियन, स्टेट और जो है कि कंकरेंट लिस्ट। इंडिया सॉवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक, इट वाज सबमिटेड बाय द 42। बिल्कुल सही है, लाया गया। अब आगे आते हैं, बात करते हैं, पानी देना जरा। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेते हैं तो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं, क्योंकि भी 15-16 सवाल बचे हुए हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास थोड़ा सा एनर्जी रहेगी, तभी हम आगे कर सकते हैं। राइट, लाइए भाई पानी। ओके, आइए अब आगे चल के बात करते हैं। अभी थोड़ी सी एनर्जी आई है। अब यहाँ से देखिए क्या कहता है, 25वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड के थ्रू ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राज्य को, सरकार को, कि अगर आप कोई फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल डीपीएसपी में अमेंडमेंट करते हैं, अगर उससे वायलेशन होता है आर्टिकल 14 और 19, तो हम तुरंत एक्शन लेंगे। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उस पर जुडिशियल का एक्शन बहुत कम लिया जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? अब आगे बात करेंगे क्या है, विच आर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिलेटेड फंडामेंटल ड्यूटी? 42 है, 47, 48 की बात करते हैं। कह रहे हैं कौन सा संविधान संशोधन बाइफर्केटेड कंबाइंड नेशनल कमीशन फ्रॉम द SC टू SC? ऐसा कौन सा संविधान का संशोधन था जिसके द्वारा नेशनल कमीशन ऑफ द SC/ST को अलग अलग कर दिया गया? ये 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू 2003 में कर दिया गया। अब SC/ST के लिए अलग अलग कमीशन, एक ने फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन, वेन वर द फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया हमारे संविधान में? ये जो कि आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया पार्ट 4A में, और आर्टिकल 51A में टोटल 11 हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। दैट्स ऑल। कॉन्स्टिट्यूशन बिल रिलेटेड टू 90 किससे रिलेटेड है? इसके बारे में नेशनल जुडिशरी कमीशन के बारे में 98। अब आगे आते हैं, बात करते हैं क्या है इम्पोर्टेंट। हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थ्रू? ये देखिए बदलते रहते हैं, इसका इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। पीसीएस में अतरंगी टाइप के सवाल पूछा जाता है। कह रहे हैं सिक्स द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। कह रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री इन द यूनियन पे जो कैपेसिटी होनी चाहिए 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए लोकसभा राज्यसभा के मेंबर से। ये आपका 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया। बाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 15% लाएगा, अभी मैंने बात किया। फिर उसके बाद ये कह रहा है साइज ऑफ द यूनियन मिनिस्टर 91 में किया गया। देखिए बता देते हैं 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, एक सेकेंड, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ये बता दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की जो स्ट्रेंथ है, टोटल नंबर ऑफ लोकसभा के जो मेंबर हैं उनके 15% से ज़्यादा
नहीं होनी चाहिए, दैट्स ऑल। अब आगे आके बात करते हैं सिक्किम को कब जो है कि न्यू स्टेट का किया गया, इंडिया में जोड़ा गया। 36। देखिए यहाँ पे क्लियर मैं क्या बता रहा हूँ। 56 और 56, 55, 56 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में लोग कंफ्यूजन होते हैं। जब 36 की बात करते हैं तो इसको फुल फ्लैग, बात समझिए, फुल फ्लैग स्टेट ऑफ द इंडिया जोड़ दिया गया। लेकिन 35 में कुछ कंडीशंस छोड़ दिया गया। अब आगे आते हैं, कह रहे हैं कि सिक्किम को लेकर के अमेंडमेंट 53, मिजोरम को ग्रांटेड स्टेटस ऑफ द स्टेट। 53 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू 1986 में किया गया मिजोरम को। अब उसके बाद कह रहे हैं कि राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21 एक में जोड़ा गया, किसके द्वारा? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2012 किससे रिलेटेड है? इस चीज को रिलेटेड है किससे, इसको आपको बात करना बी, ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। के बाद क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ग्रांटेड असेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 8 अगस्त को असेंट दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 105 को लिया था। मैच द फॉलोइंग को दिया है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा जो डिस्कशन था उसको हमने डिस्कस कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, राइट। हम फिर नए आर्टिकल के साथ आएंगे जो अमेंडमेंट आएंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर डाउट होगा, कोई भी आपको नाराज़गी होगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। डाल के डिलीट ना करें क्योंकि हमें पता चल जाता है, राइट। तब तक के लिए थैंक यू फॉर डिस्कस, हैव अ नाइस डे।